नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी अम्बाला में स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 जो कक्षा 7वीं से संबंधित है का अध्याय खान पान की बदलती तस्वीर, जो एक निबंध है जिसके निबंधकार हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस निबंध के द्वारा समझाया है कि जो खान पान की जो तस्वीर है वो बदलती जा रही है। जो हमारे स्थानीय व्यंजन है वो लुप्त होते जा रहे हैं, उसके स्थान पर जो दूसरे व्यंजन है यानी जो चाइनीज़ फूड है उस वो आगे आता जा रहा है। और कुछ गृहिणियाँ जो कामकाजी हैं वो किस तरह से जो आसान तरीके से भोजन बनता है उसकी तरफ अग्रसर हो रही हैं। तो आइए हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, जिसके मुख्य बिंदु हैं खान पान में आया बदलाव। दूसरा बिंदु है नई पीढ़ी और स्थानीय व्यंजन, स्थानीय व्यंजनों की कमी के क्या कारण है। और चौथा बिंदु है खान पान की मिश्रित संस्कृति क्या है। और पांचवा बिंदु है खान पान की मिश्रित संस्कृति और राष्ट्रीय एकता, कि किस प्रकार से जो हमारी खान पान की मिश्रित संस्कृति है वो हमारी राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देती है। खान पान में आया बदलाव। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांबर, रसम केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये दक्षिण भारतीय व्यंजन है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। ढाबा संस्कृति यानी जो उत्तर भारत में है, जहाँ पर रोटी, सब्जी, दाल और साग ये सब मिलता है। यह सिर्फ अभी उत्तर भारत में नहीं, ये भी अब सारी जगह पर पूरे देश भर में फैल चुकी है। और फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं, क्योंकि सभी इससे परिचित हैं। जो भी ये चाइनीज नूडल्स हैं, गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जो उत्तर भारतीय व्यंजन है वो दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारतीय व्यंजन वो भी सारी जगह पर पूरे देश में सभी लोग उनका प्रयोग करते हैं। तो खान पान की बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। स्थानीय यानी जो स्थान विशेष से संबंधित व्यंजन है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जैसे मुंबई की पाव भाजी, ये प्रसिद्ध स्थान है। दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, यानी बड़ी दुनिया है, यानी इसका अब लोग ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया छोटी हुई है। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य यानी अति कठिन है। पहले क्या होता था कि जो गृहिणियां थी वो खरबूजे के बीज छीलकर अपने आप ही उसमें से मग्ज वगैरह निकालती थी और जो प्रयोग में लाती थी। परंतु अब कार्य बढ़ने से, क्योंकि वो ज़्यादातर जो गृहिणियां हैं वो कहीं ना कहीं काम पर भी जाती हैं, कार्य करती हैं घर से बाहर जाकर, तो इनके लिए मुश्किल है। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय किसी क्षेत्र विशेष का व्यंजनों के साथ ही हमें अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वहां पर भी अलग अलग तरह के भोजन जो है वह अपना स्थान बना चुके हैं, अर्थात उनमें भी अलग अलग प्रांत के जो भोजन है बनते हैं। नई पीढ़ी और स्थानीय व्यंजन, जानिए कि इनका क्या संबंध है। जो कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन यानी उदाहरणतः अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब वह कस्बों तक पहुंच गई है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी और तली जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो ब्रेड थी वो केवल साहबी ठिकानों यानी जिनको साहब लोग कहा जाता था सिर्फ वही प्रयोग करते थे, परंतु अभी यह सभी लोग प्रयोग करते हैं। स्थानीय व्यंजनों की कमी का कारण
की जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, जो स्थान या क्षेत्र विशेष से व्यंजन है, वो कम क्यों होते जा रहे हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। अब जहां स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर ही तैयार की जाती हैं। जटिल यानी जिनको बनाने में समय लगता है, जिनको बनाने की जो प्रक्रिया है वो कठिन है, यानी तरीके जो है कठिन है, तो उनको भी किताबों से व्यंजन की पुस्तिकाओं से पढ़कर उनको बनाया जाता है। शहरी जीवन की भागम भाग यानी भाग दौड़ की जो जिंदगी है और कमर तोड़ महंगाई का भी इन व्यंजनों पर काफी प्रभाव पड़ा है। जिन व्यंजनों के बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स डालना जरूरी होता है, परंतु महंगाई के कारण कुछ लोग वह नहीं ले सकते हैं, जिस कारण उन व्यंजनों में भी कमी आई है। खान पान की मिश्रित संस्कृति, मिश्रित यानी मिक्स हुई, मिली हुई संस्कृति। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों, कामकाजी महिलाओं और नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस यानी शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। इसे स्कूलों में टिफिन खुलने के समय व्यंजनों की उठती खुशबू के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि आजकल जो विद्यार्थी हैं, उनके टिफिन में भी अलग अलग प्रांत के व्यंजन होते हैं। तो जब बच्चे अपना टिफिन खोलते हैं, तो उनकी जो अलग अलग खुशबू आती है, उससे हम जान पाते हैं कि इनका अलग अलग प्रांत का भोजन है जो इनके टिफिन में। राष्ट्रीय एकता, खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के दर्शन भी होते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति से हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीजों की ओर ध्यान देंगे। मसलन इसके माध्यम से हम उस बोली, वाणी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अनेक स्थानीय व्यंजनों को आज एथनिक यानी 5 सितारा होटलों के स्वादिष्ट व्यंजन भी कहा जाने लगा है। ये व्यंजन 5 सितारा होटलों में मिलते रहे, पर घरों बाजारों में अब उनका गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, जलेबियाँ, मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब कहीं नहीं मिलते हैं। इनका पुनर्उद्धार यानी फिर से उद्धार करना होगा। ऐसे व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े जा सकते, यानी प्रचार करने के लिए ही वहां पर नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अच्छी तरह बनाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ बाजारों से गायब हो गई हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। अचरज, हैरानी नहीं है कि भारत की गली मोहल्लों की दुकानों में जो वस्तुएं आम मिलती थी, वह अब गायब हो गई हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि उसके स्थान पर अब चाउमीन, पिज्जा, बर्गर यही सब मिलता है। उत्तर भारत में गली मोहल्ले में मिलने वाली चीजों को आधुनिकता के कारण छोड़ दिया गया है। अब पश्चिम की नकल के कारण स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता में हमारे अनुकूल ना होने वाले व्यंजनों को हमने अपना लिया है, जो हमारे अनुकूल नहीं है। इस संस्कृति में असली स्वाद जो है वो खोता जा रहा है। आप प्रतिभोजों और पार्टियों में रखी ढेरों चीजों से उनका स्वाद खराब हो रहा है। अगर आप जाते हैं प्रतिभोज या पार्टी में, आप वहां पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, परंतु उनका जो स्वाद है खराब कैसे हो जाता है कि हम सब कुछ इकट्ठा खाना चाहते हैं, तो जिससे वो खाने का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। यह संस्कृति हमें चयन करने का अवसर देती है। हम
उसका लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति को हमें समय समय पर जांचते और परखते रहना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करेंगे। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है, अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। प्रश्न 2, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। ठीक है, धन्यवाद।